सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पुराने खिलाड़ी कराची की सियासत में नई हलचल मचाने के लिए कमर कस रहे हैं। साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने खामोशी तोड़ते हुए फिर सियासत में वापसी का ऐलान कर दिया है। फारूक सत्तार भी माजी की MQM की वापसी के नारे मार रहे हैं। ग्रैंड अलायंस का राग छेड़ने को बेकरार हैं। इनके पुराने साथी डॉक्टर सगीर अहमद, वसीम आफ्ताब, सलीम ताजिक और सैफ यार खान भी वाह वाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। वाकिफान हाल इसे अगले इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम का आगाज करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि PSP की तरह क्या ये हंडिया चूल्हे चलेगी या नहीं पता इंतखाबात में ही चलेगा। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में अदम इतिमाद का महाज खोलने पर आमादा दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों जमातें माजी की तलखियां बुलाकर इस मामले पर संजीदा कोशिशें करेंगी और क्या PDM के सरबराह नून लीग को यह गेम करने की इजाजत देंगे? क्या वाकई पंजाब में बुजदार सरकार खतरे में है? कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर के ताने बाने भी इसी से जोड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ बुजदार ही नहीं, मरकज में खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मुश्किल में है। महंगाई का बेकाबू जिन हुकूमत के लिए मसला नंबर 1 बन गया है। इसी महंगाई की बुनियाद पर आज से PDM ने मुल्क गिर मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन मुजाहरों को अगर अवामी पजीराई मिल गई तो फिर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखना यह भी होगा कि ये मुजाहरे जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च का रूप धारते हैं या नहीं। हुकूमत इस महंगाई की बला को काबू करने के लिए हर हुनर आजमा रही है। IMF से कर्ज की अगली किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन यह बात समझ से बालातर है कि शौकत तरीन इन अहम मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर क्यों वापस आ गए। कहा जा रहा है कि इसकी वजह वज़ीर-ए-आज़म का मुतवक्के दौरा सऊदी अरब है, जिसमें शौकत तरीन वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। अब देखना यह है कि IMF से कर्ज की अगली किस्त कब मिलेगी और इसे हुकूमत महंगाई कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेगी, ताकि महंगाई को बहाना बनाकर सड़कों पर निकली अपोजिशन को नाकाम बनाया जा सके। काम मुश्किल है, वक्त भी कम है और मुकाबला बहुत सख्त। इस मुश्किल मैच को कप्तान कैसे खेलते हैं, इसी पर बात करते हैं बाबा डोगर गुलाम मुर्तज़ा से। बाबा डोगर साहब, ये जिस तरह से हमने देखा है अपोजिशन निकली है, मैं तो समझता हूँ वो खुद ही बड़े मायूस होंगे। PDM जिस तरह लोगों को इकट्ठा ही नहीं कर सकी आज, तो बहुत मायूस कुन शो था। उसामा साहब, इतनी महंगाई, इतनी गुर्बत, इतनी बेरोज़गारी के बाद मुझे ये लग रहा था कि अपोजिशन जो है वो लाहौर में बड़ा क्राउड जो है वो इकट्ठा कर लेगी। PMLN जो ये कहती है कि लाहौर उनका किला है, लाहौर की 11 MNA की सीटें उनके पास हैं, लाहौर की 26 MPs की सीटें उनके पास हैं। तो लेकिन जो आज का शो हुआ, मगर पूरे लाहौर की जो ख्वाजा साद रफीक, लाहौर के सारे MPs, MNAs, इन सब को टारगेट दिए गए थे और बड़ा जोर लगाया गया था कि जनाब हम लाहौर में एक बड़ा शो करेंगे। लेकिन मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था जब जो इलाका इन्होंने चुना था, इनके जैन मंदिर चौक इन्होंने चुना, जहाँ पे हार्डली वैसे ही हज़ार से 1500 लोग आ सकते, इससे ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते। तो बड़ा चुन के इन्होंने वो इलाका इकट्ठा किया और फिर यह था कि जनाब ये चौंका सेंटर है, तो यहाँ से लोगों का इकट्ठा होना बड़ा आसान है, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मार्केटें हैं, दुकानें हैं और ज़्यादातर ट्रेडर इनके साथ हैं, तो ट्रेडर इकट्ठे हो जाएंगे। नारकली है साथ, उर्दू बाज़ार है, माल रोड है, तो ये जितनी भी सारी मार्केटें हैं ये साथ हैं, तो वहाँ से लोग आ जाएंगे और एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी ये कि 26 MPs, 11 MNAs, जो पूरा जोर लगाने के बाद भी 1400-1500 लोग इकट्ठे हुए हैं। 1400-1500 ये मैक्सिमम तादाद आप बता रहे हैं? बिल्कुल, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये मेरे हिसाब में लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है। लाहौर में जो टोटल वोट्स हैं, इन्होंने कोई 25-30 लाख वोट लिए हैं लाहौर से, और लेकिन जो शो लगाया वो तो बहुत ही मायूस कुन था। तो अगर ये इसी तरह MPs के मुलाजिम ही ले आते खाली, अगर इनकी थी। अच्छा, उसमें मौलाना फजल रहमान के भी 300-400 लोग शामिल थे, ये भी मैं आपको बता सर। पूरी PDM तो अब मौलाना के यहाँ सर कुछ तो मदारिस है ना। तो समझ साहब, मेरा मतलब कि जब एक पार्टी है, आप इतनी महंगाई है, इतना कुछ है, और यार तो आपसे इनसे लोग ही बाहर नहीं निकलते। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लोग इनके पीछे भी लगने को तैयार नहीं है। जो लोगों के साथ इन्होंने किया, जो पिछले 10 साल तो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, उस दौर में महंगाई, उस दौर में गुर्बत, उस दौर में बेरोजगारी जो थी, लोग इन पे भी इतबार करने को तैयार नहीं है। और इस गवर्नमेंट से तो जो वो नाराज हैं ही हैं,
इन पे भी तैयार इनके पीछे भी निकलने को तैयार नहीं। गुलाम रज़ा साहब, इसकी क्या वजह है कि अगर एक मरियम साहिबा जिस तरह बात करती हैं, मुझे नहीं पता, खैर मेरा ज़ाती ख्याल ये हो सकता है मैं गलत हूँ कि पाकिस्तान में इनसे बड़ा घर किसी का नहीं है, वो 1700 कनाल या इससे ज़्यादा कोई ज़मीन रायवंड में, वहाँ से जब कोई बंदा बात करेगा खड़े होकर के जी महंगाई के खिलाफ निकले लोग मारे, तो लोग दिहाड़ीदार तो अपनी दिहाड़ी के पीछे जाएगा, इनके साथ आएगा। तो इतने तो MN MPs के अगर ये मुलाजमीन को ही कहते हैं कि वो भी साथ आ जाए, तो इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होने चाहिए थे। ये क्यों ऐसा हुआ है? एतमाद नहीं है, महंगाई तो है, ये नहीं हो सकता कि महंगाई हम कहें कि नहीं है, लोगों का मसला ही नहीं है ये, इसलिए नहीं बाहर निकले। एतमाद की कमी है, मोबिलाइजेशन नहीं हुई, क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने कहा कि बड़े बड़े महलों में रहकर इनकलाब और एहतजाज की बातें जो हैं वो बड़ी बेमानी हो जाती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, अब सब दुनिया को पता है, हमारे बच्चे को पता है कि पहले लोगों को नहीं पता था। वो रायविंड ये समझते थे कि शायद कुछ छोटी सी जगह है, इनके भी इसी तरह से कोठियाँ होगी, या मॉडल टाउन का हम सुनते थे या वो देखते थे। तो बाद में जब ये जाती उम्रा तरतीब हुआ तो उसके बाद लोगों को अब तो वीडियोज़ आती हैं, उनको पता चलता है कि इनकी अपनी घरों में आधा घंटा गाड़ी ड्राइव हो जाती है। तो ये तो सूरत हाल है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं महंगाई के लिए मोबिलाइज नहीं किया या कुछ और, यकीन जानिए कि अवाम की हालत इस हद तक नगुफ्ता बे हो चुकी है, इस हद तक लोग करब में हैं। अब कोई भी कहेगा ना कि बाहर आ जाए, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो बाहर 2 घंटे के लिए निकलेंगे, पीछे उनका एक वक्त का खाना चला जाएगा। वो कौन अपनी दिहाड़ी ख़राब करेगा, कौन इनके साथ जाएगा? अब वो वाली सूरत हाल पे आप ना नज़र रखें। एहतजाज उस वक्त होते थे जब लोगों के घर में खाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का राशन होता था। आज तो वो हालत है कि रोज़ाना कमाते हैं और उसी को ले जा के उसी से खाते हैं। ऐसी हालत में आप बताएं कि कौन शख्स बाहर निकल सकता है? तो इस तरह की सूरत हाल में अगर 2000 बंदा भी आ गया है वहाँ पे इनके पास, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी। और दूसरी बात ये कि सिंबॉलिकली चीज़ें होती हैं, ये बुनियादी तौर पे मोबिलाइजेशन भी है, लोगों को आगही भी है कि हम ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। जिस वक्त ये अपने हतमी मराहल की जानिब बढ़नी शुरू होगी तो वो जिस तरह कहते हैं कि थिंग्स गेन करेंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसी तरह से ये वक्त के साथ साथ ये धारा बड़ा होगा और मजबूत होगा। वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है, जब आप पहले ओवर्स में ही मतलब 0 करते रहेंगे, मतलब पहले ओवर में आप ये T20 का दौरा, ये नहीं हो सकता कि आप 5 ओवर वैसे ही निकाल दें जी, चलो 5 खुदा के लिए और ये क्रिकेट की मिसालें मत दे, खुदा के लिए क्रिकेट की मिसालें मत दे, बहुत हो चुकी है हमारे साथ। यहाँ बंदे हुए देख ले क्रिकेट की, आप नाराज हो गए क्रिकेट की मिसालें। एक बात सामने, मेरी बात सुन ले सर, आपने में शामिल कर ले। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा ट्वीट किया, जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने कहा 4 चीज़ों में फौरी रिलीफ देने लगे हम, आटा, चीनी, दालें और घी, ये 4 चीज़ें। तो क्या ये वजह है कि लोग इससे महंगाई कम नहीं होती? खाली आपने मकान का किराया भी देना है, आपने बिजली का बिल भी देना है, आपने गैस का बिल भी देना है, आपने मोटरसाइकिल पे फिरना भी है, उसमें पेट्रोल लगता है, आपने किसी ट्रांसपोर्ट पे चढ़ना है, उस पर वहाँ से उतरना है, आपने इसके अलावा भी चीज़ें खरीदनी है। खाली ये 4 चीज़ें करके कौम इन पे एहसान नहीं आप पढ़ा सकते? ये तो समझते कि वो कि पता नहीं वो बंदा जिसके पास ना खाने को है ना पीने को है, उसको हम 500 दे देंगे तो बड़ा उस पर एहसान कर देंगे। तो ना मरे ना सर, खाली इन 4 चीज़ों से महंगाई कम नहीं हो सकती। महंगाई ओवरऑल है, हर चीज़ में महंगाई है। आप बाजार से कोई भी चीज़ लेने जाएंगे उसमें महंगाई है। ये खाली ये नहीं कि आपको आटा 4 पे सस्ता दे दिया, घी सस्ता दे दिया और इससे ये कि जी मसला हल हो गया। ये मसला इस तरह से हल नहीं होता। और दूसरी तरफ भी सुन लें, जी, मेरा मतलब है कि अपोजिशन से या तो लीड वो करे जो कोई मिसाल हो, जो कोई नजरियाती आदमी हो, जिसने पता हो कि जनाब इसने मार खाई हुई है। मैंने खुद ख्वाजा इमरान जो कि लाहौर के सदर हैं, जो आज सारा जिन्होंने गैदरिंग इकट्ठा कर रहे थे, ख्वाजा साद रफीक, इनको मोटरसाइकिलों पे मैंने खुद फिरते देखा हुआ है। आज इनकी प्रॉपर्टीज का आपको अंदाजा ही नहीं है कि इनके पास कितना पैसा है। तो ये लोग जब लोगों को महंगाई की बात करेंगे तो क्यों लोग इनके पीछे चलेंगे? लोगों ने इनको रातों रात अमीर होते अरबपति होते देखा है। उसामा साहब लाहौर, ये भी लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में पले हैं, बड़े हैं, मैं भी इनको जानता हूँ। मैंने खुद इनको फिरते देखा है। मुझे पता था ये कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ तक पहुँचे। ये सबकी यही मिसालें हैं, सारे इसी तरह सियासत में इसीलिए सर सब आते हैं, वरना इतने पैसे कौन लगाए।
लेकिन गुलाम नबी साहब ये जो रिलीफ पर बाबर डोगर साहब तो नाराज़ ही हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि रिलीफ है ये नहीं कि ज़िंदगी को उनके गरीब आदमी है तो वो मुतवसत तबके में आ जाएगा, मुतवसत है तो अमीर हो जाएगा, लेकिन ये रिलीफ वो कह रहे हैं कि है। अगर कुछ कम होगा, पेट्रोल पर सब्सिडी की बात की जा रही है, तो ये तो यकीनन कुछ ना कुछ तो रिलीफ लोगों को मिलेगा ही नहीं। अभी तक तो देखें, पीछे एक हफ्ते से ये बातें की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जी बस टारगेट सब्सिडी जो है उसका रिलीफ आ रहा है, टारगेट सब्सिडी का रिलीफ आ रहा है, लेकिन अभी तक उसके खदोखाल वाजे नहीं हो सके हैं। जिस तरह से बयान है फवाद चौधरी साहब का कि जी वो 4 चीज़ें जो अभी आपने गिनवाई हैं कि उनके ऊपर रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो उसकी शक्ल क्या होगी, क्या वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर देंगे और उसके लिए आपने कितने पैसे मुख्तस किए हैं, कितने काबीना ने उसको यूटिलिटी स्टोर्स का, मैं आपको अभी यूटिलिटी स्टोर्स की बात आ गई है, 2 रोज़ पहले यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने तमाम रेट्स रिवाइज कर दिए हैं। उनको जो ही पता चलता है यूटिलिटी स्टोर्स वालों को कि हमें कोई पैकेज मिलने वाला है, वो पहले ही उसका 20% 25% तक उसको बढ़ा देते हैं अपने रेट्स को। कम कर दिया उसके बाद जी आप चेक कर लें, मैं ये बात इस तरह नहीं कर रहा हूँ, आप एक हफ्ते पहले के रेट चेक कर लें और जी आज के रेट चेक कर लें, कल के, यानी कि हर चीज यूटिलिटी स्टोर पर बढ़ी है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, बुध मैं देखिए इसी बुध के रोज इन्होंने चेंज किए हैं। अभी नोटिफिकेशन आएगा जी कि इसमें से हम 80 बिलियन रुपीस जो हैं वो फॉर द मंथ ये जो नवंबर तक या दिसंबर तक हम दे रहे हैं। अच्छा। तो वो यूटिलिटी स्टोर्स को दे देंगे, वो उसमें से 15% कीमतें कम कर देंगे, यानी कि 5%, फिर 20% बधाई, 15% जो है वो कम कर दी। तो अब ये आप ये देख लेंगे कि उसके बाद आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। मगर मुझे देखिए इन्फ्लेशन, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 15% है, मजबूरी इन्फ्लेशन 15%, और अगर 15% आपकी इन्फ्लेशन है जी, ये जो आमतौर पर मैं समझते हैं कि चीजों को मिला के जी जो शख्स पहले गुजारा 100 रुपए में कर रहा था, अब 115 की होगी है वही चीज, अब उसका तो 100 रुपया ही है उसकी कमाई, लेकिन वो जो खर्चे हैं वो 115 हो गए। इस तरह से ये नहीं नापा जा सकता इन्फ्लेशन को, इस तरह से डबल डिजिट इन्फ्लेशन को आप इस तरह से नहीं नाप सकते। इसके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने साथ रख के इसको मैनेज करना होता है। इसमें यानी इसमें जी इन्फ्लेशन 15% से ऊपर चला गया, 150 की होगी वो चीज 150 की होगी। ये सरकारी इदादोशुमार होते हैं। जल्दी से कमेंट करते हैं, मैंने फिर बाबर डोगर साहब से बात करनी है कि हमजा, मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना ये लोग नहीं निकले, खैर वज़ीर आला सिंध भी निकले लेकिन वहाँ भी कोई खास लोग नहीं आ सके, वो अजीब बात है। लेकिन मरियम साहबा के साथ मैंने खुद देखा है, शहबाज शरीफ साहब हों, 100-150 आदमी तो सर अदालत में पेश हो जाता है। तो अगर 1500 आदमी ये पूरे लाहौर से इकट्ठे कर सके गुलाम नबी साहब, तो ये चाहते नहीं थे या क्या चक्कर है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, मैंने देखा है कुछ साफियों से बात हुई, बीबीसी भी रिपोर्ट छपी है कि जी इस दफ़ा तो एस्टैब्लिशमेंट से भी कुछ ना कुछ मिला होगा, कोई इशारा मिला होगा या तभी ये निकल रहे हैं, वरना ये ना निकलते, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। इशारा अभी तक ये इस हवाले से कोई नहीं है, शायद अगले हफ्ते 10 दिन में मिलेगा कोई इशारा किसी को भी, अभी तो फिलहाल इशारा नहीं है। लेकिन ये इशारे का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, इशारे का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, रात को सो भी नहीं रहे ये सारे। चले अच्छा, तो आप कोई इशारा आप उधर से मार रोड से खरीद के दिए हैं उनको, कोई क्यों नहीं आप दे रहे? सर आजकल माल रोड का फिलहाल आज जिक्र ही ना करें, आज बड़ा बुरा हाल है माल रोड पे। अच्छा बाबर डोगर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैंने IMF के हवाले से बात करनी थी। उसामा साहब मसला ये है कि गवर्नमेंट का भी आप एक तरफ हाल देखें, अपोजिशन तो चले लोगों को नहीं निकाल पा रही, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह से लोगों को मायूस किया और ये फिर जिस तरह से लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मैं एक तरफ आपके गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि जी बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो बेचारे करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं जो भूख से मरे हैं उनका कोई उनको हिसाब नहीं है, वो कह रहे हैं जी बाहर से जो पैसे भेज रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ जनाब आप कौन से झूठ बोल रहे हैं, आपने टका के झूठ बोला कि जनाब ये जो पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है जी। और जो रिपोर्ट आई है आप वो आप इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने कि पाकिस्तान 4थे नंबर पे महंगाई में। सर वो कुछ 40 ममालिक में है, उन्होंने हुकूमत ने उस पर भी नया काम कर दिया, कहा जी नहीं हम वैसे कुछ 40वें नंबर पर हैं तकरीबन।
पूरी दुनिया में 200 में से। इकोनॉमिस्ट जो है वो 40 में से वो चौथे पर कह रहा है जी, 40 में। हाँ, उन्होंने 40 का डाटा किया तो उसमें हाँ, तो उसमें वो भी बहुत बुरा है, चौथे पे है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई में पहले 30 में आ गए, अगर पूरी दुनिया में पहले 30 पर आ गए। इंडिया से पेट्रोल का रेट देख लें, अमेरिका में पेट्रोल का रेट देख लें, बांग्लादेश में देख लें, तो वो सारा तो फिर अब इनके मुंह पे आगे पड़ गया। आपसे ही मैंने सीखा कि अगर 30वें नंबर पर एक मुल्क है महंगाई में और गुर्बत में, वो यानी जितने गरीब तरीन ममालिक में वो बिल्कुल आखिर में खड़ा होगा, अफगानिस्तान और पता नहीं इथोपिया और इन ममालिक से थोड़ा सा ऊपर, महंगा तरीन 30वां और गरीब गुर्बत में देखने की तरफ, तो वो तो कहीं ज़्यादा हो गई ना महंगाई। फिर वही आप वाली बात है कि अमेरिका में अगर एक फी बंदा 10,000 कमा रहा है तो वहाँ उसका खर्चा फर्ज करें 3,000 है, तो पाकिस्तान में कमाई 3,000 रहा है और उसका खर्चा 7,000 है। हाँ जी, 7, वो कैसे गुजारा करेगा? तो गुजारा करना है तो उसके लिए जी IMF है, IMF के कर्जे हैं। लेकिन हुआ यह है कि शौकत तरीन साहब मुज़ाकरात ख़त्म किए बगैर ही, मुकम्मल किए बगैर ही वहाँ से चल दिए। अब गुलाम नज़र साहब, ये क्या मायूसी की वजह से है? IMF से बातचीत नहीं बन रही? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है शौकत तरीन साहब जब आए थे कह रहे थे कि देखिए हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, ये महंगाई IMF की वजह से हुई है, हम उनको समझाएंगे, बिजली तो हमने महंगी करनी नहीं। उन्होंने कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता महंगी करें, उस वक्त ये बात शुरू होनी थी। अब वो भी महंगी कर ली, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, टैक्स भी और बढ़ाने का कह दिया है, IMF फिर नहीं मान रहा। आप उनकी बातें सुने, वो जो नेशनल असेंबली में बजट के उसमें पेश की गई थी बातें बहुत सारी, और बजट के इर्द गिर्द जो इजलास हो रहे थे उसमें भी बहुत सारी बातें की गई। ये कहा गया कि हम बिजली के रेट्स नहीं बढ़ा सकते, ना बढ़ाएंगे हम, महंगाई हमें पता है कि इससे आवाम के ऊपर बहुत असर पड़ता है। यानी कि ईवान में इस बात का तो बड़ा वावेला है कि वो नवाज शरीफ ने ये कहा था कि जनाब ये हैं वो ज़राए, ये लफ्ज़ तो पक्का फिक्स हो गया, उनके माथे के ऊपर लिखा गया। लेकिन ये अभी तक किसी के माथे पे नहीं लिखा गया कि 20 दफ़ा उन्होंने जिक्र किया महंगाई का कि बिजली के रेट हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इससे ये हो जाएगा। तो वो भी ज़रा लिख दें उनके शौकत तरीन साहब के और बाकी इनकी काबीना के दीगर अरकान जो बिजली के बिलों की बात करते थे। आपको ज़रा खबर इस हवाले से दे दें। जी जी, ये फुली एलिमिनेट करने जा रहे हैं सब्सिडी को, तब ये प्रोग्राम मिलेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम नहीं मिलेगा। नहीं, जो सबसे गरीब तबका है 50 यूनिट वाला शिकार है, उसका क्या बनेगा? 50 यूनिट वाला, 100 यूनिट वाला? वो कह रहे हैं कि ये लाइफ लाइन सार्फिन का मामला ख़त्म कर दें, नो नीड ऑफ इट। वो इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इस लाइफ लाइन सार्फिन वाले खाते को ख़त्म कर दें। फिर आपको एक और चीज़ बता दें कि 3 से 5 रुपए फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी करी जाएगी दिसंबर तक। अगर ये 20 रुपए से ऊपर चला जाएगा यूनिट, यानी बेस लाइन में भी, तो जी 20 से ये इससे भी आगे जाएगा, 25 तक का ख्याल करें आप। इसके साथ उन्होंने जो मैटर ऑफ कंसर्न्स हैं IMF के, जिसकी वजह से ये बातचीत जो है वो मुस्बत अंदाज में ख़त्म नहीं हो सकी, ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो बिजली के रेट्स का उन्होंने कहा, एक उन्होंने गैस के हवाले से बात की, उन्होंने कहा गैस आप सस्ती दे रहे हैं। तीसरी बात वो थी पॉलिसी रेट की। अच्छा, उन्होंने कहा कि शरह सूद 10% कर दें आप। अच्छा, शरह सूद 10% कर दें। और एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को भी आप यानी कि रुपए की कीमत को और गिराएं। भाईजान वो मुतालबात, इन मुतालबात की रोशनी में ये अगर मानेंगे तो फिर आपका पैकेज $1 बिलियन आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं आप इसको मानते तो ये तातुल का शिकार जिस ये तरह तो है बहुत बड़ी इसी तरह से साहब, रहेगा। बड़ी खबर है, क्योंकि ये बाबर साहब इस तरह तो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है IMF से अगर नहीं बात बनती तो हुकूमत की, देखिए उनकी इतनी सख्त शराइत थी, हमने अवाम की फलाह के लिए, अवाम की खातिर हमने नहीं माना, हमने अपनी टर्म्स पर माहदे की कोशिश की, नहीं माने, हमने नहीं किया माहदा। मेरा ख्याल है कि शौकत तरीन जो वापस आ रहे हैं उसकी मेन वजह यही है कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और ऑफ कोर्स वहाँ पर जाके ये फ़िलहाल दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान की कोई मदद की जाए, $2-4 बिलियन दिया जाए, जिसमें पेट्रोल जो है वो आपको फ्री हो जाए और कुछ 1-2 बिलियन जो है वो वैसे पाकिस्तान को मिल जाए, ताकि
ये जो है ये सिलसिला इनका इकोनॉमी जो है उसमें थोड़ी बहुत संभाली जा सके। जो पैसे सऊदी अरब वापस लिए थे वो जी फिर बहुत मुश्किल है। अदरवाइज मेरे जो बात सऊदी अरब से कर रहे हैं वो उसमें सब्सिडी भी खत्म कर दी जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट सर्वाइव भी कर पाएगी। सामा साहब फिर तो सब्सिडी खत्म करने का मतलब ये है कि चीज़ों की कीमतें रातों रात दुगनी हो जाएंगी, बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोलियम सर्कुलर डेट खत्म होना शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल रेट पेट्रोल का दोबारा आगे जा रहा है, सर्कुलर डेट खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक चीज आएगी, सर्कुलर डेट भी खत्म होना शुरू हो जाएगा और बाकी मालियाती इदारे सर्कुलर डेट जो है उस सर्कुलर डेट ज़्यादा जरूरी है या आवाम की ज़िंदगी ज़्यादा जरूरी है? मुझे पहले ये बताएं, आवाम भूखी मर जाए सर्कुलर डेट कम हो जाए? मेरा मतलब है कि लोगों की सर्कुलर डेट पहुंच गया, इससे थोड़ा सा और ऊपर गया, बिजली ही खत्म हो जाएगी। सर पावर प्रोड्यूसर्स ने बिजली गिरानी बंद कर दी, बिजली खत्म हो जाए, बिजली खत्म होती तो हो जाए, हम किधर से बिजली दें? इंसानी जिंदगी से ज्यादा बिजली जरूरी है सर, मिलेगी नहीं। हम तो ये बात कर रहे हैं सर, महंगी छोड़े, मिलेगी नहीं, बंद कर देंगे। पावर प्रोड्यूसर्स कहेंगे हमारे पहले 2000 जो पे कर सकता होगा उसको मिल जाएगी, जो नहीं पे कर सकता होगा उसको नहीं मिलेगी। मसला ये कि पहले तो इंसान की जान जरूरी है। वैसे जी गुलाम साहब, लालटेनों का मौसम आ रहा है, लालटेनें ही जलाएं, बंद ही कर दी जाए तो अच्छा है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से ही लग रही है। एक बात आपने बाबर डोगर साहब ने कही कि शायद सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब से कुछ मिल जाएगा, तो बहुत इस दफ़ा मुश्किल है कि आपको वहाँ से कोई रिलीफ इस लेवल का मिले जिसको आप डिस्क्राइब कर सकें। जिस तरह से पहले गुलाम मुर्तज़ा साहब, अगर इनको सऊदी अरब से कुछ नहीं मिलता, अगर IMF से भी जो है वो मायदा तोड़ नहीं चढ़ता, तो मुझे एक बात बताएं, डॉलर तो फिर ये 250 का चला जाएगा। अल्लाह रहम करे सर, मुझे सोच के डर लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं। तो डॉलर फ्री फ्लोट आ जाएगा, 170 क्रॉस हो गया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं गया कभी सर, 170 नहीं गया कभी। सर फ्री फ्लोट रजीम का मतलब क्या है? ये मैंने आपसे एक दो जुमले मैंने इससे पहले भी आप के साथ बैठ के ये बात की हुई है कि मिस्र में आप चेक करें कि जो रज़ा बाकर साहब वहाँ रहे हैं, वहाँ उन्होंने किया क्या था, वहाँ जो कुछ उन्होंने किया था उसके असरात, उनके झटके अभी उनको लग रहे हैं और आने वाले 2-4 साल मज़ीद उनको लगते रहेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है इसके भी झटके आने वाले 5 सालों तक आपको महसूस अच्छा, तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, रज़ा बाकर साहब की आपने जो बात सुनी है ना, मेरा सवाल तो ये है कि रज़ा बाकर का हमें फायदा क्या है? अगर IMF जो है वो फायदा है, पैसा भी नहीं दे रहा, वो हमें हमारी मदद भी नहीं कर रहा और हमने इनको इस तरह के हाथी पाले हुए हैं सर, वो तो फिर क्यों पाले हुए हैं? वो भी एक ओवरसीज पाकिस्तानीज में ना हो, कह रहे हैं फायदा है ना उनका, कहीं वो भी ओवर, हाँ जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है उनका, रज़ा बाकर साहब के यहाँ होने का ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा है, वो 90 लाख ओवर। बिल्कुल ठीक, अब ब्रेक लेते हैं जी और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने लाहौर के दौरे में सरदार उस्मान बुज़दार साहब को हिदायत जारी की हैं, किस तरह से उन्होंने मुकाबला करना है अपोजिशन का और जो इस वक्त रिलीफ देना है आवाम को वो किस तरह देंगे। अब बुज़दार साहब की कैपेसिटी पर बात करेंगे कि वो कितना इस पर अमल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया जी लाहौर का, एक रोज़ा दौरा, और इसमें वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब से, सरदार साहब से उनकी मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने कहा जी हमें बिल्कुल एहसास है आम आदमी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, अवामी रिलीफ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने उनको ब्रीफिंग दी है बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म सही कहते हैं कि जी इतना ये काम करते हैं नज़र नहीं आता, तो इतना ज़बरदस्त पंजाब की तारीख में इतना काम नहीं हुआ। चूँकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जी ये जो बल्दियाती इदारे हैं उनके फ़ाल होने पर आइंदा बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दिया वज़ीर-ए-आज़म को, और ज़ाहिर है कि ऐसी तो इम्प्रेस नहीं होते वज़ीर-ए-आज़म साहब। उन्होंने फिर बताया है कि किस तरह से रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, रिकॉर्ड अवामी रिलीफ के लिए काम हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से सारे काम हो रहे हैं। अब बाबर डोगर साहब ये इतना ज़बरदस्त उन्होंने इमरान खान साहब को सारा कुछ ब्रीफ किया है कि उसके बाद फिर तारीफ़ किए बगैर तो नहीं रह सकते। समझा डिटेल भी था दे देते कि कौन से रिकॉर्ड जो है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मेरा मतलब है कौन सी मेट्रो बन रही है, कौन सी ऑरेंज लाइन बन रही है, कौन सा कोई पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, कौन सा कोई डैम बन रहा है, कौन सा कोई रावी अर्बन जो प्रोजेक्ट था उस पर शायद वो बन गया है, क्या उस पर कोई आगे हेडवे हो गया है।
मगर क्या हो क्या रहा है सर ज़ख़ीरा खाली- अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का उन्होंने कहा है, तो उस तरफ शायद ये है। वो मेट्रो शेट्रो के तो वैसे ही खिलाफ है ना। नहीं, तो आपने कहा कि डेवलपमेंट के काम, तरक्याती काम बड़े रिकॉर्ड हो रहे हैं, बड़ी स्पीड से हो रहे हैं। मेट्रो, ये तरक्याती काम तो ये होता है कि सड़कें बने, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, तो उसकी कोई तफसील भी हमें दे देते कि ये नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, ये नए अदारे बन रहे हैं, ये नई सड़कें बन रही हैं, ये नए डैम बन रहे हैं, ये ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, ये अंडर पासिस बन रहे हैं, ये मोटरवे बन रही है, ये हाईवे बन रही है। मगर कुछ तो बताते कि उसकी क्या डिटेल है, जिसमें इमरान खान साहब ने उनकी इतनी तारीफ़ की कि जी बहुत ज़बरदस्त किया, बहुत आला किया। महंगाई पे इमरान खान साहब पिछले 3 साल से नोटिस ले रहे हैं, लेकिन महंगाई हमेशा ऊपर ही गई है, नीचे तो आज तक नहीं आई। तो उस्मान बुज़दार साहब ये भी बता देते कि महंगाई में को कम करने में क्या रोल वो कर रहे हैं। खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि जनाब मिडल मैन का रोल ख़त्म होना चाहिए, आड़ती जो है उसका रोल ख़त्म होना चाहिए। तो उस्मान बुज़दार साहब ने मिडल मैन का रोल ख़त्म करने के लिए अब तक क्या किया है, क्या रोल प्ले किया है, पंजाब की गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें क्या बेहतरी आई है, पंजाब की पुलिस में क्या बेहतरी आई है, पंजाब पुलिस क्या SHO जो हैं वो बाहर गेट पे खड़े हुए हैं, क्या पटवारी लोगों के काम जो हैं वो कर रहे हैं, क्या DC लोगों को मिल रहे हैं, क्या खुली कचहरियाँ लग रही हैं। मगर कौन सा ऐसा इंकलाबी काम है जो पहले कभी नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ, मैं भी लाहौर में रहता हूँ, मुझे भी पता चले कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझसे छुपके की जा रही है और मुझे नहीं बताया जा रहा। मुझे नहीं पता, वज़ीर-ए-आज़म को तो यही रिपोर्ट दी जा रही है, वो कह रहे हैं कि जी मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अब जारी रहने का मतलब यह गुलाम साहब कि ये क्रैकडाउन हो रहा है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़िला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल की गई हैं। अब ये चीज़ें जो महंगाई की जिम्मेदारी ये कमेटियाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। जी, हमारे साथ एहसान खावर साहब हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब। जी एहसान खावर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब आए तो इसमें तरक्याती कामों के हवाले से बताएं, कौन से काम हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। प्राइस कमेटियों को फ़ाल करने का कहा गया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है। कितनी कार्रवाई हुई हैं, कितने लोगों को पकड़ा गया है इस बारे में? देखिए, इमरान खान साहब ने प्राइसिंग के ऊपर एक मीटिंग ली है और उसके ऊपर उनको आगाह किया गया है कि सूबे में। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको जी, प्लीज़। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है एहसान खावर साहब। यार मुझे अपनी आवाज़ खुद ही आ रही है, एको आ रहा है यार। अच्छा, चलिए हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, अगर आप जारी रख सकें। जी एहसान साहब, आप कुछ बोलिएगा, आपको अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो। जी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को प्राइस कंट्रोल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और उनको बताया गया है कि हुकूमत पंजाब प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इक़दाम ले रही है, और उनको ये बताया गया है कि प्राइस कंट्रोल मेकनिज़म क्या है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पंजाब में 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। हमारे जो AC और DC हज़रात हैं वो जो ऑक्शन मेकनिज़म है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये बेसिकली देखिए, प्राइसिंग में होता ये है, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं इसके अंदर व्यापारी का भी शेयर है, आड़ती का भी शेयर है, उसके बाद जो एक बंदा होता है उसको फड़िया कहते हैं, उसका भी रोल है, फिर वो फाइनली रिटेलर के पास आती है। लेकिन ये सारा कुछ जब हो रहा होता है तो इसमें जो मंडी के अंदर ऑक्शन होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और इस पर खसूसी हदायत है हमारी ज़िलाई टीमों को कि उन्होंने इसको मॉनिटर करना है, और AC और DC हज़रात भी ये कर रहे हैं, और कुछ केसेस में कमिश्नर हज़रात भी ख़ुद जा रहे हैं उसको मॉनिटर करने। और इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है चीफ़ सेक्रेटरी साहब के ज़ेरे सदारत, जो कि हर हफ्ते बात करती है, और फिर एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है वो भी इस पर काम कर रही है। अब आते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है, इस मैकेनिज़्म का, जो आपका सवाल है। आज ही जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसके अदाद-ओ-शुमार आए हैं, और अल्लाह के फजल से पंजाब में जो चीनी की कीमत है वो अब काफ़ी नीचे है, और एवरेज प्राइस इस वक्त 92 रुपये किलो के हिसाब से है। अच्छा, इस चीनी को प्राइस कंट्रोल करने में ये जो दरामदी चीनी है इसका बड़ा अमल दखल है, और हमने तकरीबन 47,000 टन है वो हम इस वक्त लिफ्ट कर चुके हैं, और तकरीबन उसमें से 20,000 टन के करीब जो है हम मार्केट के अंदर बेच चुके हैं, और उससे प्राइस को काफ़ी रिलीफ मिला है और प्राइस काफ़ी नीचे आई है।
इसी तरह गंदम के हवाले से अब जी, जी। प्राइसेस पंजाब में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं और 1100 रुपये का आपको थैला मिल रहा है। लेकिन सिंध के अंदर अभी भी 400 रुपये के हिसाब से फ़र्क आ रहा है और जब तक वो इसको कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन रहेगी। तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अब थोड़ा सा एक्शन करें। एहसान साहब, मेरे दो सवाल हैं, मेरे दो सवाल। एहसान साहब, आपने एहसान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एहसान साहब, एहसान खावर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने फरमाया कि CPI जो है वो बड़ा उम्मीद अफजा जारी हुआ है, तो CPI मेरे पास मौजूद है जिसमें बताया गया है कि 14.48% जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इस रवां हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरियाँ हैं, जिनमें टमाटर, जिनमें हाई स्पीड डीज़ल, पेट्रोल, LPG, वेजिटेबल घी और खुर्दनी तेल, इसके साथ साथ अंडे, आलू, लहसुन और प्याज। ये वो चीज़ें हैं, दूध, चीनी, ताज़ा दूध, दही, चावल, दाल, माश, ये तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं। ये FBS के दादोशुमार हैं और सिर्फ जो चीज़ें सस्ती हुई हैं वो हैं 7। उनमें ज़िंदा मुर्गी है जो फ़ी किलो 6 रुपये 34 पैसे सस्ती हुई है और आटे का थैला है जो 2 रुपये 19 पैसे सस्ता हुआ है। अब ये बताएं, आप किधर के दादोशुमार से बता रहे हैं कि महंगाई बड़ी डाउन हो गई है और बड़ी बेहतरीन सूरत हाल चल रही है? और साथ आपने एक जिक्र किया कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है और उन्हें बताया गया है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, गुलाम साहब जवाब प्राइम मिनिस्टर को पहले नहीं पता था कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? नहीं, वो उनका मतलब शायद ये है कि किस तरह से हम पंजाब में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। जी एहसान साहब, मेरा इस बात पे सवाल का जवाब सुन लीजिएगा। जी जी जी, मेरा इस पर जवाब सुन लें। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगाई कम हो गई है। पहली बात यह है कि कीमतें, चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, लोगों को उससे तकलीफ़ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस चीज़ की मैंने 2-3 कमोडिटीज़ की आपको बताई है, प्राइस जो नीचे आई है, जहाँ पे हम फोकस कर रहे थे, मैं आपको इस पर थोड़ी डिटेल में जाना चाहूँगा ताकि आपको मेरी बात शायद मैं बेहतर तौर पे समझा सकूँ। देखिए, महंगाई जो है इसके कई पहलू हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सूबाई हुकूमतें लेती हैं, ये महंगाई को कंट्रोल करने का एक पार्ट है। उसके अलावा महंगाई जो है वो इम्पोर्टेड भी हो सकती है, डीवैल्यूएशन की वजह से, वो डिमांड बढ़ने की वजह से भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान मुल्क के अंदर है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरे मुल्क में है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल में हुकूमत 2 तरह से इस पर असरअंदाज हो सकती है। अच्छा, कुछ लेवर्स होते हैं वफाकी यानी आप हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव पास। जो एक उनमें से लेवर स्टेट बैंक के पास है, मॉनेटरी पॉलिसी का है। मेरी सुन लीजिए बात। दूसरा लेवर ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर सब्सिडी दे सकती है। अच्छा, सब्सिडी के अंदर भी एक हद तक आप सब्सिडी देते हैं अक्रॉस द बोर्ड। अब वफाकी हुकूमत जो है इंशाल्लाह 1 नवंबर से टारगेटेड फूड सब्सिडी प्रोग्राम लेके आ रही है ताकि लोगों की मुश्किल आसान हो। सूबा पंजाब जो है सूबाई लेवल के ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट का हाथ बटा रहा है ताकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो सप्लाई चेन के अंदर मसाइल हैं, उनको दूर किया जा सके। तो ये एक टीम वर्क के तौर पे काम करेगा और इसमें थोड़ा सा आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोगों को भी रिलीफ मिलेगा थ्रू टारगेटेड सपोर्ट प्रोग्राम, फूड सपोर्ट प्रोग्राम। सर, हम तो हमारी जो ज़िलाई चाहते हैं मिले, मार्केट में भी इंटरवेंशन कर रही है जो कर सकते और इसके अलावा हम कुछ खास कमोडिटीज के लिए गंदम और चीनी के लिए जो कर रहे हैं उसका भी आपको रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आएगा। हम खबरें लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे बताएं कि अभी जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कहा जी रिलीफ दिया जाएगा बहुत जल्द, आटा, चीनी, दाल और घी पर, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? और सेहत कार्ड का कहा जा रहा है कि जी जल्द आ जाएगा, दिसंबर या मार्च तक। ये सिलसिला कब शुरू होगा, इसका क्राइटेरिया क्या है? एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि आपने चीनी की बात की कि जी 92 रुपये किलो। अभी जो चेयरमैन है शुगर मिल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा जी हम नवंबर से क्रशिंग रोक देंगे। आपने बंदे पकड़ लिए, आपने शुगर मिल्स मालिकान पकड़ना शुरू कर दिए हैं। अभी 900 मन जा रही थी, कोयटा में स्मगल हो रही थी, वो आपने पकड़ ली चीनी। 30 टन जो है वो कोई ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी, उसको छापा मारकर पकड़ा गया। तो वो अगर क्रशिंग रोक देंगे तो एक और ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो सकती है। ये दो चीज़ें, एक तो ये जो रिलीफ की बात फवाद चौधरी साहब ने की है और ये क्रशिंग रोकने की। दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दूं। जी जी जरूर। अगर लोगों को पकड़ा जा रहा है, अगर स्मगलिंग रोकी जा रही है, तो आप लोगों को तो फिर तारीफ़ करनी चाहिए ना। इसका तो मतलब है हुकूमत काम कर रही है।
हुकूमत दिन रात कोशां है, जहाँ हुकूमत को नज़र आ रहा है कोई ऊपर नीचे हो रहा है वो कार्रवाई कर रही है, ये तो अच्छी खबर है। अब रह गई बात कि वो क्रशिंग रोकेंगे कि या नहीं रोकेंगे, इंशाल्लाह वो भी बातचीत होगी। क्रशिंग अपने टाइम पे होगी और क्रशिंग जैसे ही शुरू होगी चीनी की कीमतें मज़ीद डिप होंगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये तो हुकूमत की कारकर्दगी है, इसका तो मतलब है कि हुकूमत दिन रात से काम कर रही है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्या ख्याल है आपका? और जो आप ट्रक पहली पकड़े आपका जो आपने। आपका पहला सवाल है मैं उस पर भी आता हूँ। जो टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स हम वर्कआउट कर रहे हैं। हम एहसास प्रोग्राम का डेटा लेकर उसको यूज़ करेंगे। उसी तरह पावर्टी स्कोर कार्ड के हिसाब से टारगेटिंग होगी। अगर टारगेटिंग ना करनी होती तो बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता था। हमारी कोशिश यही है कि ये जो सब्सिडी है ये उन्हीं लोगों तक पहुंचाई जाए जो इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं, और इसीलिए हमारी जो टीम है वफाकी हुकूमत की वो इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह कुछ हफ्तों के अंदर ये स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। अच्छा, चंद हफ्ते लगेंगे। बाबर साहब, आप सवाल करना चाहते हैं? अच्छा खान साहब, एक आपने अभी चीज़ ये कही कि जनाब एसीज और डीसीज जो हैं उनके ज़रिए से आरती का मिडलमैन का रोल ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपने जो मार्केट कमेटियाँ बनाई हैं वो सारी पॉलिटिकल नॉमिनेशंस हैं और वो सारा उन सबका नेक्सस है आरतियों के साथ, और ये जो कीमतें डिटर्मन होती हैं ये मार्केट कमेटियाँ करती हैं और मार्केट कमेटियाँ कीमतें करती हैं, डिटर्मन करती हैं, इनका नेक्सस उनके साथ है और वो बड़ी मजबूत है। उसके सामने आपकी गवर्नमेंट जो है वो बेबस है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसीज़ और डीसीज़ के ज़रिए हम आढ़तियों का रोल ख़त्म कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एसीज़ और डीसीज़ ऑक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये जो आपके मिडिल मैन हैं ये एक्सेसिव मुनाफाखोरी ना करें, एक हद से ज़ायद अपना मार्जिन ना ऐड करें, और ये हमारी कोशिश है। अब आती है बात मार्केट कमेटियों की। मार्केट कमेटी ही वो मैकेनिज़्म है जिससे लॉन्ग टर्म में आप इसको सस्टेनेबली इस मसले का जिससे हल निकाल सकते हैं। मार्केट कमेटी के रिफॉर्म के ऊपर भी बात हो रही है, गौर हो रहा है, और इंशाल्लाह इसमें भी आपको जल्द हम अच्छी खबर देंगे। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मार्केट कमेटियों को रिफॉर्म किए बगैर मुस्तकिल बुनियादों पर यह मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल क्योंकि इस वक्त कीमतें ज़्यादा हैं और रिफॉर्म एक वक्त तलब का चीज़ है, तो हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते और हम अपनी ज़िलाई इंतज़ामिया के थ्रू और उसके ज़रिए इनको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जिस हद तक आवाम को रिलीफ फौरी दिया जा सके वो हम दें। ठीक है, एहसान कावर साहब, तरजाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में सियासी हलचल फिर बच रही है। फारूक सत्तार साहब साबिक गवर्नर भी हैं, जनाब इशरत साहब वो भी एक्टिव हो गए हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। एमक्यूएम की बहाली, यानी अब एक और कोई धड़ा बनने लगा है एमक्यूएम के अंदर के फारूक सत्तार साहब जो नाराज़ थे और बिल्कुल होकर बैठे थे, उनके साथ अब इशरत लिबाद साहब साबिक गवर्नर जो बिल्कुल गायब थे और पाकिस्तान की तारीख से अगर देखा जाए, तारीख को देखा जाए तो सबसे तवील अरसा इन्होंने बतौर गवर्नर गुजारा है। तो अब ये दोनों एक्टिव हो रहे हैं, कुछ और लोग भी इनके साथ आ रहे हैं। तो क्या अब कराची में फिर से हलचल मचने वाली है? ये अलग धड़ा बनेगा? एमक्यूएम जो पहले मौजूद है उसको साथ मिलाया जाएगा? क्या होगा? गुलाम रज़ा साहब, ये अचानक क्या नज़र आता है आपको? फारूक सत्तार साहब, इशरत लिबाद साहब ये तो बिल्कुल एक्टिव नहीं नज़र आ रहे थे, अब दोबारा इन्होंने सियासत में कोई गर्मा गर्मी, कोई गहमा गहमी, ये किस वजह से? सबसे पहले तो ये है कि ये अचानक नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है। जब से मुख्तदर हलकों को भी और बहुत से दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी ये एहसास हुआ है कि जो पीटीआई को कराची से जो मैंडेट मिला था या दिलवाया था वो शायद उस तरह से कराची के लोगों को वो डिलीवर नहीं कर सका। तो उस हवाले से ये वर्किंग, ये सोच जारी थी। और क्योंकि मैंडेट हकीकी तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ अर्बन सिंध में सारा ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के पास होती हैं, और एमक्यूएम के लोग अपने अवाम के साथ राब्ते में भी रहते हैं, उनके मसाइल भी हल करने की कोशिश करते हैं और उनका डिलीवरी लेवल भी बहुत अच्छा है। तो इस लिहाज से अब ये सोच दोबारा से पनप रही है कराची के हवाले से कि जिनका मैंडेट है उनको वो मैंडेट वापस मिलना चाहिए।
तो इसलिए इशरतुल अब्बास साहब भी आ रहे हैं, बाकी आपने जो बताया फारूक सत्तार साहब का भी, वो भी आ रहे हैं। तो वो अब जिस तरह पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM और इस तरह से ANP और ये 3-4 जमातें बड़ी वहाँ पे प्ले करती थी, इसी तरह से ये जमातें प्ले करेंगी, क्योंकि जो लीडरशिप जैसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई है, उस लीडरशिप को अगर आप एक नाकदाना तौर पे उसका जायज़ा लें, कंटेंट एनालिसिस कर लें, तो आपको नहीं नज़र आता कि वो कोई आम मैसेज के साथ उनके राब्ते हैं, लोगों से वो उनका कुछ लेना देना है, या वो अपने अवाम के साथ वो दिन रात अटैच रहते हैं। कुछ लोग पार्टी वर्कर्स के साथ राब्ता उनका ज़रूर रहता होगा, लेकिन अमूमी तौर पे जो तासुर है वो दुरुस्त नहीं है। तो इस लिहाज से कराची की पॉलिटिक्स को ज़ाहिर है फिर गैप में नहीं रखा जा सकता कि वहाँ बहुत बड़ा पाकिस्तान का मुआशी हब है, तो वहाँ जिनका मैंडेट है वो जाहिर है कि अगर वो तमाम जमातें इकट्ठी हों तो काफ़ी बड़ा मैंडेट MQM के पास होता है। वसीम आफ्ताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मिल जाएगा। सीनियर पॉलिटिशियन वसीम आफ्ताब साहब, आप क्या कहेंगे? इशरतुल अब्बास साहब की वापसी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक्टिव हो रहे हैं, आपको लगता है सब धड़े जो है MQM के वो इकट्ठे होंगे, ये दोनों मिलकर उसको इकट्ठा कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची की सूरत हाल है उसको हमने सिर्फ कराची बहुत जी वसीम साहब, जी आपको आवाज़ आ रही है वसीम आफ्ताब साहब? जी आपको मेरी आवाज़? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अब इस समय कराची की सूरत हाल ये देख रहे हैं कि PTI के पास बहरहाल एक मैंडेट को मिला था, लेकिन PTI बदकिस्मती से उस मैंडेट को डिलीवर शहर में जिस तरह से करना चाहिए तो वो नहीं कर सके। और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में कराची के लोगों ने सफर किया। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, तो यकीन ये एहसास कराची के लोगों को भी है, लेकिन अगर कराची के लोगों को उनका जो ड्यू राइट है अगर वो भी नहीं मिल रहा होगा तो ये बढ़ रहा है। अगर चूंकि इस वक्त अगर हम पूरे खित्ते की सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो कराची को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, और बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने भी कराची को जिस तरह से फाइट किया है उसकी वजह से शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कराची में वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की सलामती पर यकीन रखती हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर यकीन रखती हैं, जो कराची को खुशहाल देखना चाहती है, उन सारे अवामिल को एक होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। इसके तनाजुर में अगर आप कराची के लोग हैं और आपको इनके में अच्छी ना भी लगती हो, लेकिन इस मुल्क की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए आपके कराची के स्टेक होल्डर्स को एक कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी नतीजे में पाकिस्तान मजबूत, अगर कराची पुरअमन रहता है, आपको कितना चांस नजर आ रहा है, कितना इम्कान है कि सब धड़े, यानी पाक से ज़मीन पार्टी अलग हो गई, MQM पाकिस्तान है, फारूक सत्तार साहब नाराज होकर अलग हो गए, इशरतुल अब्बास साहब बिल्कुल सीन से गायब, कई और लोग गायब हो गए, तो ये सब वापस आकर एक होंगे, एक हो सकेगा? क्योंकि उसके बगैर तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा MQM उस तरह से एक्टिव हो सकेगी या मैंडेट वापस आ सकेगा। देखिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। PSP की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बाकी सारे लोगों जो है मैं समझता हूँ कि मैंने कहा ना कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान में सब जगह मौजूद हैं, और वो हर शख्स अपना किरदार अदा करेगा और कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पर सब लोग इख्तिलाफ को पाकिस्तान के नाम पर एक तरफ रख दें और आपस में बैठ के अच्छी बात करें। तो मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं है। अभी भी हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, सलाम दुआ तो है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सब बैठ जाएंगे तो ये तलखियां ये भी खत्म हो जाएंगी। कोई ऐसी खुदाना खासा, बस ये एक अच्छे माहौल को पैदा करने की जरूरत है। और उसके लिए अगर इरशाद भाई हो या फारूक सत्तार हो या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, ये डेफिनेटली एक सीनियर पार्टी के रहनुमा है, ये अगर इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर इससे बेहतरी पैदा होगी, क्योंकि कराची बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा है। ये कराची का नौजवान, आप देखें ना कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आपसे मैं कहूँ कि आप जाकर पता करें कि आखिरी सवाल में, बस वक्त बहुत कम रह गया। आपने PSP का जी, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्यों आप गए फिर आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? और PSP की तरफ से तो खैर मकदम किया जा रहा है इशरतुल अब्बास साहब और फारूक सत्तार साहब की बातों का।
अगर वो पीएससी शायद बर्तन करेगी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना क्या मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, शायद उन्होंने तो दूसरी लाइन नहीं दी है। हम तो बात ये कह रहे हैं कि सबको मिलाने की जरूरत है, एक करने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए खुदा के वास्ते अपनी गलतियां और इख्तलाफात एक तरफ रख के आगे बढ़ा जाए, और अगर वो इस बात पर रेडी है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर वो ये बात मेरी मुराद ये थी कि आप जैसे जो साबित यानी पाक सल्लमी पार्टी में जो गए डॉक्टर सगीर हैं, आप हैं, सलीम ताजिक हैं, सैफ यार खान, ये सब ये खैर मकदम कर रहे हैं इस चीज़ का। तो आप अगर थे अब भी, ये तो नहीं हो सकता कि आपके रवाबित ना हो अब भी, और आप बात करें पाक सल्लमी पार्टी भी साथ सब मिल सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है? एजेंडा सारे कहते हैं हमारा पाकिस्तान है। हम तो इस मौके पे कराची में रहने वाला हर शख्स, हम तो एक उर्दू हम तो सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलूची, सराइकी जो भी रहता है कराची में पाकिस्तानी है ना, वो हम तो सबसे कहने से हमारे साथ शामिल हो। सही। इस कराची को आप कोशिश करेंगे मुस्तफा कमाल साहब को, फारूक सत्तार साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन सबको इकट्ठा किया जाए? बिल्कुल, हम अगर मुस्तफा कमाल साहब बिल्कुल तैयार होते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो उनकी ज्यादा वो बहुत शुक्रिया। अभी इलेक्शन में कुछ तो अभी वक्त है कि जनाब एमक्यूएम के सारे धड़े मिले तो फिर ये दोबारा से एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। जिस तरह देखा कि कई दिहाइयों से एमक्यूएम का राज था जनाब कराची पर, और जो शहरी इलाके हैं सिंध के उनमें कहा जाता था, हैदराबाद, सक्कर में भी, लेकिन उसके बाद अब कराची में सबसे ज़्यादा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला, लेकिन कहा जा रहा है जी उतना काम तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी, तो अब दोबारा एमक्यूएम के लोग जो नाराज़ थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं और इकट्ठे होने की बातें हो रही हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।